नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्यभान सर, आपका प्यारा शिक्षक केमिस्ट्री फैकल्टी। आपका जेई केमिस्ट्री सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस सेशन में कवर करने वाले हैं मेरे बाबू सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जी हाँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं। पी ब्लॉक में ग्रुप 15 को हमने अच्छा से कवर कर लिया है। ग्रुप 16 को स्टार्ट किया है क्लास 12 के लिए, और इसमें ग्रुप 15 का जितना भी क्वेश्चंस है सबको इस सेशन में कवर किया जाएगा। और जो कुछ भी आपको ग्रुप 16 में पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड, जो कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस जनरेट होंगे उससे रिलेटेड आज क्वेश्चन कराने वाले हैं इस सेशन में। तो ग्रुप 15 जब हम पढ़ाए थे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर भी किए थे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बहुत सारे क्वेश्चन को कवर किए थे। तो उस क्वेश्चन का भी हम रिव्यू दिखा देंगे, लेकिन उस क्वेश्चन को मैं नहीं कराऊंगा। लेकिन हाँ, जो भी उनके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं मैं पूरा एकदम डिटेल्स करूंगा। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए कि बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो ये इस तरह के वीडियो बनेंगे हमारे चैनल के माध्यम से आप देखकर उसको रिवाइज कर सकते हैं बार बार। न कि कलम कॉपी लेकर के आप रिवीजन करिएगा, बल्कि आप वीडियो लेक्चर को बार बार देख करके अपने माइंड में सेटअप कर सकते हैं। तो इस सेशन में चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। सबसे पहले हमने कुछ यहाँ पर लिख डाला है कि आप जो पढ़ रहे हैं जेई केमिस्ट्री, चैनल का नाम है सूर्यभान सर, मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है ना। आप ऐप से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। ऐप के माध्यम से स्टडी मटेरियल मतलब हर चीज प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग कवर करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में। ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर्ड इन दिस सेशन। इस सेशन में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। क्लियर ना। कोई भी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बाबू कोई भी बोर्ड हो, मध्य प्रदेश कोई भी बोर्ड हो, इसमें सब तरह के बोर्ड के लिए ये क्वेश्चंस हैं। क्लियर। और ग्रुप 15 का देखेंगे पूरा, और इनके अलावा ग्रुप 16 में हम लोग कुछ अध्ययन किए हैं, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन जनरेट होंगे उसको देखेंगे। क्लियर ना। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे मेरे भाई। पहला ग्रुप 15 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, ग्रुप 15 में हमने आपको मेरे दोस्त बताया था कि N2 NTP पर अक्रिय होता है क्यों। ये क्वेश्चन हमने करा दिया था कि डाई नाइट्रोजन N2 NTP पर अक्रिय होता है, मतलब किसी से अभिक्रिया नहीं करता है क्यों, उसका कारण हर चीज लिखा दिया गया था। ग्रुप 15 की बात करें, हम नाइट्रोजन फैमिली की बात करें, जो नाइट्रोजन परमाणु है, जो नाइट्रोजन है, अन्य जो उस ग्रुप में वर्ग में अन्य जो एलिमेंट्स है उनसे हट करके ये अपना गुण प्रदर्शित करता है। आखिर क्यों ऐसा होता है, इस तरह के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए आज फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सब्जेक्टिव के लिए क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन अपने वर्ग में अन्य तत्वों से भिन्नता प्रदर्शित करता है, मतलब गुण भिन्नता प्रदर्शित करता है क्यों। तो यहां पर लिख लीजिए मेरे भाई, नाइट्रोजन अपने वर्ग में या वर्ग में, अपने वर्ग में अन्य तत्वों से, अन्य तत्वों से भिन्नता प्रदर्शित करता है क्यों। प्रदर्शित भिन्नता प्रदर्शित करता है। इस तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आंसर में क्या लिखेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला तो इसका जो नाइट्रोजन का साइज होता है अन्य तत्वों से छोटा होता है। तो सबसे पहला कारण, मतलब हम लोग कारण लिखेंगे, कारण ही पूछा जा रहा है। इस तरह से स्टेटमेंट सजा सकते हैं कि नाइट्रोजन अपने वर्ग में अन्य तत्वों से गुण भिन्नता प्रदर्शित करता है क्योंकि पहला कारण इसका आकार जो होता है बहुत छोटा होता है, स्मॉल साइज होता है। दैट मीन्स पहला हो जाएगा आपका छोटा आकार। चलिए भाई, दूसरा क्या कारण हो सकता है। तो दूसरा कारण इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होता है, उच्च होता है। तो यहां पर लिख सकते हो उच्च विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता। चलिए, तीसरा क्या हो सकता है बाबू कारण। तीसरा हो सकता है मल्टीपल बॉन्ड बनाने की क्षमता, मतलब सिंगल बॉन्ड ही बनाता है,
डबल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है नाइट्रोजन। तो यहाँ पर लिख सकते हो मल्टीपल बॉन्ड माने होता है डबल एंड ट्रिपल। मल्टीपल बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति होती है, बनाने की प्रवृत्ति इसमें होती है। चल भाई, लास्ट और चौथा होता क्या है? लास्ट और चौथा होता है कि इसके पास खाली ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल नहीं होता है, जिसकी वजह से ये मैक्सिमम 4 ही वैलेंसी प्रदर्शित करता है, मतलब बॉन्ड बनाने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। इसके अन्य जो भी हैं, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, सब 5 भी प्रदर्शित करते हैं। 3 के अलावा पेंटावाइलेंट मतलब ट्राईवाइलेंट के अलावा पेंटावाइलेंट भी प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि उनके पास डी ऑर्बिटल उपस्थित होता है और इसमें डी ऑर्बिटल उपस्थित नहीं होता है। क्योंकि नाइट्रोजन का विन्यास की बात करें तो क्या हो गया यहाँ पर 1s2 2s2 2p3। लास्ट ऑर्बिटल ये है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन और इसमें डी 2d तो एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब 2d इसमें नहीं होता है। तो यहाँ नेक्स्ट कारण हो सकता है रिक्त डी ऑर्बिटल का अभाव, इसमें रिक्त ऑर्बिटल नहीं है डी ऑर्बिटल। तो यहाँ पर लिख सकते हो नेक्स्ट कारण रिक्त डी कक्षक चाहे ऑर्बिटल का अभाव। अभाव मतलब अब्सेंट, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट कर सकते हो, समझ भी गए हो। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, फटाफट इसको नोट करिए, शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। तो बच्चों यहां पर सेकेंड क्वेश्चन सब्जेक्टिव है, pH3 का क्वथनांक NH3 से कम होता है क्यों? जो pH3 का क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो NH3 से कम होता है, मतलब इससे इसका क्वथनांक कम होता है। क्यों? इसका कारण बताना है। इस सब ऑर्डर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट का देख चुके हैं ग्रुप 15 में। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना है और इसका जवाब भी वहां पर क्वेश्चन भी करा दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा मैं रिव्यू कर दे रहा हूं एक बार फिर से, क्योंकि कलेक्शन ऑफ जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है एक ही सेशन में कंप्लीट कर लिया जाए तो अच्छा है। ठीक है, चलिए तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन NH3 जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल करके हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है। ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड कब फॉर्म होता है? जब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से हाइड्रोजन सीधे अटैच्ड हो तो हम कहते हैं कि H बॉन्ड इसमें उपस्थित है। और H बॉन्ड जिनमें प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो बताइए pH3 में तो फोन प्लस हेडफोन नहीं है, माने फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में कोई नहीं है, केवल हाइड्रोजन है, इसलिए इसमें H बॉन्ड नहीं है। लेकिन इसमें H बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है। देखिए नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन है, वे दोनों होना चाहिए, माने फोन प्लस हेडफोन होना चाहिए, तभी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, नहीं तो नहीं होगा। और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ध्यान रहे, तो यही क्वेश्चन है कि pH3 का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट NH3 से कम होता है क्यों? आंसर सटीक है, जो समझाया हमने बस वही कर देना। NH3 के अणु परस्पर, जो NH3 के अणु परस्पर H बॉन्ड से जुड़े होते हैं, अंतराण्विक H बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ये बात ध्यान रहे। अंतराण्विक मतलब होता है कि NH3 के बहुत सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ के एक बहुत बड़ा द्रव्यमान वाला कलेक्शन बना लेता है। ठीक है ना, वही होता है अंतराण्विक, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। जबकि pH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित नहीं होता, मतलब अनुपस्थित होता है, इसलिए pH3 का क्वथनांक NH3 से कम होता है। आई होप कि आपको याद हो गया होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन, नाइट्रोजन प्लस 5 ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं, लेकिन यह पेंटाहेलाइड नहीं बनाते हैं क्यों? सही बात है भाई, NCl5 का निर्माण संभव नहीं है, जबकि NCl3 का निर्माण संभव है। ये क्वेश्चन हमने करा रखा है, फिर यहां पर नहीं बताएंगे आपको, क्लियर ना। NCl3 का निर्माण संभव है जबकि NCl5 का नहीं, क्यों? इस तरह क्वेश्चन हमने करा चुका है। ठीक है ना। अब कारण क्या है यहाँ पर कि इसका ऑक्सीकरण अवस्था तो +5 चला जाता है, लेकिन फिर ये पेंटाहेलाइड क्यों नहीं बनाते हैं? यहाँ पर बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन +5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, लेकिन यह पेंटाहेलाइड नहीं बनाते हैं क्यों? कारण देखिए जरा, कारण देखिएगा तो एकदम शानदार कारण दिखेगा। सबसे पहले कि मैं ऊपर वाला को मिटाऊंगा समझाने के लिए आपको। चलिए मेरे भाई ऊपर वाला को लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज रोक करके
मेरे भाई, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा नाइट्रोजन का जो विन्यास होता है वह 2s2 और 2p, 1s2 2s2 2p3 होता है, यही विन्यास होता है। इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन संभव है, एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन संभव नहीं है, आपको पता है क्यों? क्योंकि 2d नहीं होता है, d ऑर्बिटल इसमें अनुपस्थित होता है, उपस्थित नहीं होता है, इसलिए d का बक्सा हम नहीं बनाएंगे, p के लिए 3 बक्सा बना देंगे, ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन भरते, 3 है इसमें तो 3 भरती है, तो यहाँ पर कोवैलेंसी बॉन्ड बनाने की क्षमता अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो इसमें 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, स्पष्ट ना। अब ये आपका जो है लोन पेयर है, अब ये लोन पेयर डोनेट करेगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तो ये और एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बना देगा जिसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, तो इसका कोवैलेंसी 3 है, इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन इसमें डी नहीं है कि इस इलेक्ट्रॉन को डी में भेज दे, डी तो नहीं है, डी यदि रहता तो ये कूद के चला जाता, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें भी आ जाता, 1 2 3 4, और डी में चला जाता तो 5 हो जाता, लेकिन डी ऑर्बिटल तो है ही नहीं, तो 3 ग्राउंड स्टेट में बना रहा है कोवैलेंसी इसका, बट यहां पर 4 कैसे हो जा रहा है सर? 4 इसलिए हो रहा है कि इसके पास एक लोन पेयर है, जो जोड़ा इलेक्ट्रॉन बच जाता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, लोन पेयर होता है, और उसको डोनेट करके, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़े हैं आप, डोनेट करते कि एक और एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लेगा जिसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहेंगे, तो 3 और 1 ये बनाया, 4 बॉन्ड मैक्सिमम बनाएगा नाइट्रोजन, 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, मतलब पेंटा हैलाइड इसका संभव नहीं है। तो देखिए एकदम शानदार जवाब कि नाइट्रोजन +5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएंगे, लेकिन पेंटा हैलाइड नहीं बनाएंगे। अब मान लीजिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो 5 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो +5 आएगा, हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो 1 पॉजिटिव, 5 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो 5 पॉजिटिव आ जाएगा। बात बुझाया आपको, कंफ्यूजन तो नहीं है? मान लीजिए ये 3 बॉन्ड बना लिया, ये डोनेट करके 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बनाया, तो ये 3 डोनेट किया तो 3 प्लस, और 2 ये डोनेट कर दिया तो +5, लेकिन 5+ तो आ रहा है, इसका ऑक्सीकरण अवस्था तो +5 आ रहा है, लेकिन बॉन्ड बनाने की क्षमता मैक्सिमम 4 ही जा रहा है। आप समझ गए क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है। तो देखिए आंसर इसका, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में, माने आउटर मोस्ट ऑर्बिट, लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, बिल्कुल इसमें 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तथा p ऑर्बिटल होते हैं, बिल्कुल इसमें p ऑर्बिटल है, लेकिन d नहीं है। इसमें संयोजकता का 4 से अधिक प्रसार करने के लिए d ऑर्बिटल नहीं होते हैं, बिल्कुल सही बात है, 4 को तो हो गया, ठीक है ना। इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है कि ये त्याग करके अपना वैलेंसी को प्रसारित माने एक्सपांड कर ले, फैला दे, 4 से 5 में चला जाए, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल है ही नहीं, ठीक है। 4 से अधिक प्रसार करने के लिए डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, इसी कारण यह पेंटा हैलाइड नहीं बनाते हैं। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, सही बात है, 2 3 5 इलेक्ट्रॉन है, तथा p ऑर्बिटल होते हैं, बिल्कुल p ऑर्बिटल है, लेकिन d ऑर्बिटल नहीं है। इसमें संयोजकता का 4 से अधिक प्रसारित माने एक्सपांड, फैलाने के लिए d ऑर्बिटल नहीं होते हैं, इसी कारण यह पेंटा हैलाइड नहीं बनाते हैं। इस क्वेश्चन का शॉर्ट स्क्रीन लीजिए या नोट करिए आप। चलिए मेरे बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइडों में, वर्ग 15 के तत्व क्या क्या होते हैं? नाना पार्टिकल, ऐश्वर्या, सब बीमार, यही ना होता है। हाइड्राइडों में, हाइड्राइड माने कि ये हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बना रहे हैं, तो NH3 बनाता है, ये PH3 इसका हाइड्राइड होगा, इसका हाइड्राइड SH3 होगा, इसका हाइड्राइड SBH3 होगा, और इसका हाइड्राइड BiH3 होगा। सबसे प्रबल अपचायक क्यों होता है? क्वेश्चन क्या है? वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइडों में, मतलब इन हाइड्राइडों में BiH3, ये BiH3 सबसे प्रबल अपचायक क्यों होता है? आपको अपचायक बताया गया है ग्रुप 15 में कि ऊपर से नीचे आएंगे तो अपचायक गुण बढ़ेगा,
इस तरह से ऑर्डर अपचायक रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ऑर्डर हम बताए थे। ऐसा क्यों होता है कि इसका सबसे ज्यादा होता है? तो अपचायक प्रॉपर्टीज को समझना है तो सबसे आसान तरीका है कि कौन सा हाइड्राइड आसानी से हाइड्रोजन को मुक्त कर दे। जो आसानी से हाइड्रोजन को मुक्त कर देगा जो कंपाउंड, तो कहेंगे कि बहुत अच्छा अपचायक है। अपचायक को समझने के लिए हमें आना चाहिए कि अपचायक टर्म आ जाए कभी भी तो बस आपके माइंड में ये क्लिक होनी चाहिए कि मतलब कोई कंपाउंड होगा, कोई स्पीसीज होगा जो आसानी से हाइड्रोजन को मुक्त कर दे, माने कि कहेंगे कि वह अच्छा अपचायक है। यदि हाइड्रोजन को मुक्त ही नहीं करे तो कहेंगे अच्छा अपचायक नहीं है। अब कहिए सर कैसे पता लगाएं कि ये अपचायक हो सकता है, कैसे अपचायक नहीं हो सकता है? तो सेंट्रल एटम से सीधे सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ा रहे ना, वह डेफिनेटली गारंटी के साथ बहु अपचायक प्रॉपर्टी शो करता है। यहां पर देखिएगा तो BiH3 में बिस्मथ से डायरेक्ट यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन में जुड़ा हुआ है, तो ये अपचायक की तरह व्यवहार कर सकते हैं ये सभी, लेकिन कमजोर होगा। सबसे ज्यादा अपचायक गुण BiH3 में होता है। क्यों होता है? आपको पता है कि हाइड्रोजन का साइज ये सब में एक ही बराबर होगा। हाइड्रोजन का साइज मान लीजिए सब में तो एक ही बराबर होगा, लेकिन वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक को देखते हुए, तो इसका साइज मान लीजिए इतना बड़ा है, तो इसका इससे बड़ा, इसका इससे बड़ा, इससे और बड़ा और बड़ा। तो बताओ किस में आसानी से बॉन्ड ओवरलैपिंग आसानी से हो सकता है? बताओ ये दोनों मेल का है, आसानी से इसका संबंध बन सकता है, अच्छा मित्रता कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ा और ये बहुत छोटा, तो ये पट दे टूट जाएगा, आसानी से हाइड्रोजन को मुक्त कर देगा। तो कहेंगे कि यहाँ पर इसका BiH3 का जो अपचाय गुण है सबसे अच्छा है, अपचाय गुण सर्वाधिक है इन हाइड्राइडों में। ठीक है ना? वही क्वेश्चन है कि वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइडों में BiH3 सबसे प्रबल अपचायक होता है। क्यों मेरे भाई? तो आंसर एकदम मेंशन कर दे। जो बात हमने समझाया है बस उसी बात को यहाँ पर लिख दिया गया है कि ये कमजोर होता है, पट दे टूट जाएगा, हाइड्रोजन को आसानी से मुक्त कर देगा। आंसर देख कैसे है, BiH3 प्रबल अपचायक है क्योंकि Bi सिंगल बॉन्ड H, यही ये B आपका Bi और सिंगल बॉन्ड ये हाइड्रोजन क्या है? कमजोर है ना। बॉन्ड दुर्बल होने के कारण, दुर्बल माने कमजोर होने के कारण अपघटित होने मतलब टूटकर हाइड्रोजन मुक्त करने की प्रवृत्ति अधिकतम होती है। बिल्कुल हाइड्रोजन मुक्त करने की प्रवृत्ति इसमें अधिकतम है, पट टूट जाएगा, हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगा, अधिकतम होती है। अतः माने इसलिए BiH3 प्रबल अपचायक है। आई होप कि आपको याद हो गया होगा, कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है? कॉपर +2 आयन के साथ अमोनिया कैसे अभिक्रिया करता है? आप रिएक्शन को लिख डालिए। तो ध्यान रहे हम लोग कॉम्प्लेक्सिंग रिएक्शन में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ना बाकी है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एक शानदार ट्रिक्स बताएंगे कॉम्प्लेक्सिंग रिएक्शन, और कॉम्प्लेक्सिंग रिएक्शन के माध्यम से हम लोग बहुत सारा रिएक्शन को आसानी से समझ सकेंगे। ठीक है ना? तो कॉपर 2+ आयन अमोनिया माने NH3 से अभिक्रिया करता है तो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पहचानने का तरीका है कि इसमें स्क्वायर ब्रैकेट दिखाई देगा, तो कहेंगे वह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जटिल यौगिक है। दैट मींस संकुल बोल सकते हैं इसको, संकुल कंपाउंड से यौगिक है। तो देखिए कॉपर NH3 के होल पर +2, जिसको हम लोग कॉपर सेकेंड या टेट्रा एमीन कॉपर सेकेंड आयन बोलते हैं। ठीक है ना? तो कॉपर 2+ आयन अमोनिया के साथ क्रिया करके माने अभिक्रिया करके टेट्रा एमीन कॉपर सेकेंड आयन प्राप्त होता है। ये कहां से नाम आ गया? इसका नोमेनक्लेचर हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ने वाले, इसके तुरंत बाद हम D&F बल्क पढ़ेंगे या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ही स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को यदि समझ जाते हैं तो फिर D&F बल्क आसान हो जाएगा हमारे लिए। क्लियर मेरे भाई? तो आप इस क्वेश्चन का शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं या अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ये रिवीजन के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको कॉपी कलम लेकर के बैठने की आवश्यकता नहीं है। जब भी कुछ दिन हो जाता है एक बार वीडियो को यूट्यूब चैनल से देख लीजिए, एकदम आपको आसानी से, या ऐप से हैं तो ऐप से आप देख करके इसको अच्छा से समझ सकते हैं, अच्छा से याद पैक कर सकते हैं। चलिए नोट करें इसको। तो बच्चों यहां पर पिछला क्वेश्चन हमने जो बनवाया उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है कि
आप H3PO2 ये ऑक्सी एसिड फास्फोरस का है, अम्ल है, कि संरचना के आधार पर इसका अपचायक व्यवहार कैसे स्पष्ट कर सकते हैं। इसके स्ट्रक्चर के आधार पर हमको बताना है इसका क्या, तो अपचायक गुण बताना है, कैसे ये अपचायक गुण शो करता है। तो सबसे पहले H3PO2 का स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। H3PO2 का स्ट्रक्चर हम बगल में बना लेंगे, H3PO2। ध्यान दीजिएगा, इसका स्ट्रक्चर P डबल बॉन्डेड O, एक OH और 2 हाइड्रोजन सीधे जुड़ा रहता है। आप ध्यान से देखिएगा तो सेंट्रल एटम से माने फास्फोरस से हाइड्रोजन 2 को जुड़ा है सीधे, तो आसानी से ये टूट के हाइड्रोजन को मुक्त करेगा। और जाहिर सी बात है आसानी से टूट के हाइड्रोजन को मुक्त करेगा माने कि कौन गुण कहलाएगा, अपचायक गुण कहलाएगा। तो स्ट्रक्चर इसके संरचना से स्पष्ट है। सबसे पहले इसका आंसर देना होगा तो स्ट्रक्चर बनाएंगे और इसके नीचे हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि H3PO2 में 2 हाइड्रोजन एटम, सही बात है 2 हाइड्रोजन एटम फास्फोरस परमाणु से डायरेक्ट जुड़े होते हैं, डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, जो इस अम्ल को अपचायक गुण देते हैं। सही बात है, हम बताए हैं कि सेंट्रल एटम से सीधे हाइड्रोजन जुड़ा रहे तो वह हाइड्रोजन को मुक्त करेगा, तो कौन सा गुण दिखाएगा, यह अम्ल कौन सा गुण दिखाएगा, तो अपचायक गुण दिखाएगा। तो स्ट्रक्चर के आधार पर हमने डिफाइन कर दिया। इस स्ट्रक्चर को यहाँ लिखना है और स्टेटमेंट में नीचे लिख देना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ट्राईहैलाइड के अपेक्षा, ट्राईहैलाइड में मतलब हुआ मान लीजिए BiCl3, पेंटाहैलाइड माने BiCl5, ठीक है ना, अधिक सहसंयोजी प्रकृति दर्शाते हैं। क्यों? ये जो पेंटाहैलाइड है इसका सहसंयोजक गुण BiCl3 से अधिक है, क्यों? ये क्वेश्चन है। तो एक बात ध्यान में रखना कि सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट के मान बढ़े ना तो उसमें ध्रुवण की प्रवृत्ति बढ़ती है, और जब ध्रुवण की प्रवृत्ति बढ़ती है ना तो उसमें सहसंयोजक गुण भी बढ़ता है। तो यहाँ पर इसका आंसर मेंशन कर दिया हमने कि देखो यहाँ पर BiCl3 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा और BiCl5 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगा, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है। इसमें सेंट्रल मेटल एटम जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और +3 है, और ज्यादा होगा तो इसका ध्रुवणता बढ़ेगा तो इसका मेरे भाई क्या बढ़ेगा, तो इसका सहसंयोजक गुण भी बढ़ेगा। तो वही स्टेटमेंट डायरेक्ट हमने लिख दिया है कि सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ही अधिक होगी उसकी ध्रुवण प्रकृति उतना ही अधिक होगी, ठीक है। अतः सेंट्रल मेटल एटम एवं हैलाइड के मध्य बीच जो BiCl है, BiCl सेंट्रल मेटल एटम और हैलाइड माने इनके बीच, ठीक है ना, इनके बीच सहसंयोजी गुण बढ़ जाते हैं। इसी कारण ट्राईहैलाइड की प्रवृत्ति पेंटाहैलाइड की तुलना में कम सहसंयोजी होती है। स्पष्ट ना? तो इसका शॉर्ट स्क्रीन आप ले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, नोट करें। तो बच्चों यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हेबर विधि से ग्रुप 15 में हम लोग पढ़े थे, हेबर विधि से अमोनिया के उत्पादन की विधि। बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया था, प्रायोगिक तथ्य के द्वारा हम लोगों ने अमोनिया प्राप्त किया था, उसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट पढ़ा था, क्लियर ना। वहां पर बहुत सारा छोट कंसेप्ट हमने बताया था। इस क्वेश्चन को समझना है तो सबसे पहले हेबर विधि से हमने जो कंसेप्ट बताया अमोनिया के उत्पादन की विधि, उसको पहले आप अच्छा से पढ़ जाइए। उसके बाद इस क्वेश्चन को आप पढ़ने जाइएगा तो बहुत ही आसान रहेगा। आई होप कि एक ही बार में याद हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, तो अमोनिया की लब्धि माने प्राप्ति को बढ़ाने के लिए आवश्यक परिस्थितियों का वर्णन करें। अमोनिया गैस हमको प्राप्त करना हो, बनाना हो, और लब्धि प्राप्त करना हो ज्यादा मात्रा में, तो किन किन परिस्थितियों की आवश्यकता होगी, कंडीशंस की आवश्यकता होगी, क्या क्या उसके साथ करेंगे कि हमको अमोनिया गैस ज्यादा मात्रा में प्राप्त हो। चलिए, तो पहला कारण है उच्च दाब। दाब कितना होना चाहिए बाबू मेरे, 200 ATM एटमॉस्फेयर दाब आरोपित करके भी हम लोग अमोनिया का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। दाब एकदम कंपल्सरी होता है, दाब यदि नहीं बढ़ाइएगा तो फिर अमोनिया का उत्पादन नहीं हो पाएगा अच्छा से।
ठीक है। चलिए दूसरा मेरे भाई होता है जो उत्प्रेरक है वो Fe उत्प्रेरक के साथ K2O और Al2O3 उत्प्रेरक जो लेंगे आयन के साथ K2O और Al2O3 नामक उत्प्रेरकों का भी उपयोग करके NH3 का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। चलिए तीसरा क्या है भाई, निरंतर जो अमोनिया मेरे को मिलेगा, जिस मेथड से हम लोग अमोनिया इधर से पाइपलाइन के द्वारा निकाल रहे थे, ठीक है ना, तो जो अमोनिया प्राप्त होगा उसको फटाफट अलग कर दें, अलग कर देंगे तभी जो स्पेस बचेगा तो आसानी से अमोनिया फिर आकर के यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो निरंतरण हमको अमोनिया मिलेगा उसको फटाफट अलग कर लेंगे, पृथक कर लेंगे तो उसका उत्पादन और तेजी से होगा। चलिए तो यहाँ पर लिखा गया निरंतर निर्मित होती NH3 को पृथक करके भी माने हटा के भी अमोनिया को प्राप्त किया जा सकता है। उसमें छेपी प्रक्रम होने के कारण निकाय माने सिस्टम का ताप कम करके भी उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है, उसका उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। इस क्वेश्चन को समझना है तो सबसे पहले हेवल विधि से हमने जो कंसेप्ट बता रखा है टोटल कंसेप्ट पढ़ करके इसको देखिएगा, एकदम आपके माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन हमने कवर किया है 9 नंबर क्वेश्चन कि अमोनिया के जलीय विलयन की प्रकृति कैसी होती है। ध्यान दीजिएगा, ये जो अमोनिया है NH3 इसके पास लोन पेयर होता है और ये होता है H2O, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं ना है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास p ऑर्बिटल खाली होता है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इसको, तो इसके फलस्वरूप बनता है NH4, ठीक है ना, OH और ई हाइड्रोक्साइड OH पर माइनस है इस पर प्लस, तो अमोनियम आयन और OH आयन हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त होता है, जो कि ये आयनिक बॉन्ड के द्वारा मजबूत के द्वारा जुड़ा रहता है, जो इसको छोड़ता नहीं है जल्दी, ठीक है ना। जब OH को ये जल्दी त्यागेगा नहीं, देगा नहीं, तो इसमें क्षारीय गुण क्या होगी, घटी रहेगी, माने इसका क्षारीय गुण कम होगी, माने दुर्बल होगी। तो वही चीज लिखा गया कि दुर्बल क्षारीय होगी। अमोनिया के जलीय विलयन की प्रकृति कैसी होगी बाबू मेरी, तो दुर्बल क्षारीय होगी। क्यों, NH3H2O आपस में कॉम्बिनेशन करके NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, या इसी को हम लिख सकते हैं NH4 प्लस OH माइनस, जिसको अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन कहेंगे, ठीक है ना। ये OH दे रहा है इसलिए इसमें क्षारीय गुण आ रहा है, और इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव है, इसलिए अट्रैक्ट करेंगे तो इसको छोड़ने को नहीं चाहेगा। मतलब गुण तो है क्षारीय गुण, OH दे रहा है तो क्षारीय गुण है, लेकिन अच्छा से नहीं दे रहा है, छोड़ नहीं रहा है, तो दुर्बल हो जाएगा, कमजोर, ठीक है ना। इसको आप नोट करिए, शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो बाबू मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि समान विद्युत ऋणात्मकता मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी रखने वाले क्लोरीन एवं नाइट्रोजन परमाणु में से नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तथा क्लोरीन क्यों नहीं। आपको पता है नाइट्रोजन और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लगभग दोनों का सेम होता है। दोनों के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के जो मान होता है नाइट्रोजन क्लोरीन के दोनों का सेम होता है। फिर तो यहां पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और क्लोरीन नहीं बनाता है, क्यों ऐसा होता है। इस तरह के भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सब्जेक्टिव। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं। समान विद्युत ऋणात्मकता रखने के बावजूद नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है जबकि क्लोरीन नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन का आकार क्लोरीन से छोटा होता है। छोटा होने के कारण नाइट्रोजन H बॉन्ड बनाता है जबकि क्लोरीन H बॉन्ड नहीं बनाता, इसका साइज बड़ा होता है। तो वही बात यहाँ पर कि समान विद्युत ऋणात्मकता रखने के बावजूद नाइट्रोजन H बॉन्ड बनाता है जबकि क्लोरीन नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन का आकार क्लोरीन से छोटा होने के कारण नाइट्रोजन H बॉन्ड क्लोरीन H बॉन्ड की तुलना में अधिक ध्रुवित हो जाती है। यही कारण है कि नाइट्रोजन H बॉन्ड बनाता है और क्लोरीन नहीं बनाता है। स्पष्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हमने करा रखा है, पहले भी बहुत सारा क्वेश्चन हमने करा रखा है जिसको रिपीट कर दे रहा हूं, लेकिन ध्यान रहे मेरे दोस्त मेरे बाबू, जो भी स्टूडेंट हो, आपको जो भी पढ़ाया गया हो ग्रुप 15 में जो भी क्वेश्चन बनवाया गया हो सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव लीजिए मैंने ली, ग्रुप 16 में जो बनवाया जाएगा या बनवाया गया है उसको आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है, इकट्ठा करके एक ही जगह लिखना है। इसको पहले नोट कर लेना है इस वीडियो लेक्चर का टोटल क्वेश्चन, उसके बाद उस क्वेश्चन को भी क्या कर लेना है, हम लोग को नोट कर लेना है।
एक जगह रहेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आसानी से हम लोग समझ सकेंगे, पढ़ सकेंगे, अच्छा से कमांड कर सकेंगे, ये ध्यान रहे। चलिए क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर N2 कम क्रियाशील होता है क्यों? तो आपको पता है कि N2 का स्ट्रक्चर N ट्रिपल बॉन्ड N, ये बहुत स्ट्रांग होता है। ट्रिपल बॉन्ड मामूली होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से इसको तोड़ने में काफी ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए ये टूटेगा नहीं, ब्रेक नहीं होगा, इसका तोड़ने के लिए आवश्यक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, तो फिर ये स्टेबल होगा। ठीक है, तो आंसर में देखिए उच्च बंध एंथैल्पी माने बॉन्ड एनर्जी के कारण N2 कम क्रियाशील होता है। एक लाइन में आंसर, वहां पर अच्छा से एक्सपांड भी किए हैं, यहाँ पर एक लाइन समझ गए हैं तो एक लाइन में आंसर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन हमने करा रखा है कि NH3 लुईस क्षार की भांति व्यवहार करता है क्यों? ध्यान दीजिएगा, NH3 में नाइट्रोजन परमाणु के पास लोन पेयर होता है, त्यागने के लिए एक लोन पेयर उपलब्ध होता है जिसको वह आसानी से त्याग देगा, और जो लोन पेयर त्यागता है वो लुईस क्षार कहलाता है, जो एक्सेप्ट करता है लेता है वो अम्ल कहलाता है। ठीक है ना, तो आंसर देखिए NH3 में नाइट्रोजन एटम पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए उपलब्ध होता है, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए सेंट्रल एटम पर रहेगा ना, तो हमेशा लुईस क्षार की तरह व्यवहार करेगा, ध्यान रहे। अतः यह लुईस क्षार के समान व्यवहार करता है। इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए या कॉपी में नोट करें वीडियो को पॉज करके। चलिए मेरे बाबू, यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण दो क्वेश्चन को कंसीडर किया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए या IIT एडवांस एम्स के नीट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, NO2 रंगीन एवं अनुचुंबकीय दैट मीन्स पैरामैग्नेटिक, जबकि N2O4 रंगहीन व प्रतिचुंबकीय दैट मीन्स डायमैग्नेटिक होती है क्यों? क्यों ऐसा होता है भाई? चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले NO2 के बारे में इंफॉर्मेशन और N2O4 के बारे में इंफॉर्मेशन, हर चीज हम लोगों ने कवर कर लिया है। आपको पता होगा कि जो NO2 का स्ट्रक्चर होता है मेरे भाई, ये NO2 का स्ट्रक्चर आपको पता होगा कि ये होता है। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन और दो इसमें भाग लिया है, चूंकि कोऑर्डिनेट बाउंड है तो दो 4 गो इलेक्ट्रॉन तो भाग ले लिया। अब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 4 गो इलेक्ट्रॉन तो भाग ले लिया बाउंड में, बच गया एक, और यही एक इलेक्ट्रॉन है जो ओड इलेक्ट्रॉन है, विषम इलेक्ट्रॉन है। और जब इसके पास ओड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है तो ये बाबू मेरे पैरामैग्नेटिक होगा, अनुचुंबकीय होगा, और ये जब अनुचुंबकीय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये रंगीन भी होगा। देख ले मेरे भाई, NO2 रंगीन भी है देखो, और पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय भी है, जबकि यही डाइमर फॉर्म में जाता है N2O4, जब इसके दो अणु आपस में कॉम्बिनेशन करते हैं मेरे बाबू तो डाइमर बना लेता है। जब टेम्परेचर को कूल डाउन किया जाता है, जब टेम्परेचर को हम लोग क्या करते हैं, कूल डाउन करते हैं, तो ये दोनों बाउंड बना लेते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बाउंड O, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बाउंड O। या इसी को हम लोग N2O4 लिख सकते हैं और इसको NO2 लिख सकते हैं। तो आप बताइए, यहां पर जो विषम इलेक्ट्रॉन था ये तो सम हो गया, एक इसका इलेक्ट्रॉन एक इसका इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशन कर लिया, 2 हो गया, बॉन्ड भी बना लिया तो सम हो गया। तो आप बताइए N2O4 सम हो गया तो डायमैग्नेटिक होगा, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें है ही नहीं तो कलरलेस होगा, रंगहीन होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि NO2 रंगीन है, बिल्कुल मेरे भाई रंगीन होगा, चूंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वह अनुचुंबकीय है, पैरामैग्नेटिक, चूंकि इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है, जबकि N2O4 रंगहीन और डायमैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय होता है। क्यों? इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये सम इलेक्ट्रॉन अणु होता है, कंपाउंड्स होता है, इसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए रंगहीन के साथ साथ ये डायमैग्नेटिक होता है। उसका आंसर यहाँ पर लिखा गया कि NO2 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, बिल्कुल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक होता है, तथा यह एक विषम इलेक्ट्रॉन अणु है, बिल्कुल ये विषम इलेक्ट्रॉन अणु है, ठीक है ना, अणु है, रंगहीन अणु है, बिल्कुल है। इसके अणु में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह अनुचुंबकीय माने पैरामैग्नेटिक होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये जो है ना, यही बताता है कि पैरामैग्नेटिक होता है, वह रंगीन होता है और रंगीन भी होता है, कलर होता है,
तथा द्विलक की प्रवृत्ति इसमें होती है। ये आपस में ये अनस्टेबल होते हैं, ये आपस में कॉम्बिनेशन करके द्विलक डाइमर दो अणु जुड़ के ये बना लेता है, ठीक है ना। तथा द्विलक की प्रवृत्ति या प्रकृति है इसमें, ठीक है ना, रखता है। जबकि N2O4 रंगहीन बिल्कुल अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तथा सम इलेक्ट्रॉन वाला यौगिक है। तो इसका आंसर ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही है कि NO2 एक द्विलक में डाइमर के रूप में होता है क्यों? डाइमर के रूप में होता है क्यों? फर्स्ट वाला क्वेश्चन को इतना उतार लीजिएगा, सेकेंड वाला का एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। ध्यान दीजिएगा, NO2 एक द्विलक के रूप में होता है क्यों? NO2 जो है मेरे बाबू, इसका स्ट्रक्चर अभी देखें कि इस तरह से होता है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। कह रहा है कि ये आखिर डाइमर क्यों हो जाता है? डाइमर मेरे बाबू इसलिए होता है कि इन अनस्टेबल होता है और जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा भी कूल डाउन होता है तो ये दोनों बॉन्ड बना लेता है, जिसके फलस्वरूप N2O4 बन जाता है और ये स्टेबल होता है, ये अनस्टेबल होता है। तो यही चीज लिखा गया है कि NO2 में संयोजकता इलेक्ट्रॉन विषम संख्या में होती है। NO2 में जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है विषम है, 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है तो विषम है, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन बच गया है तो विषम है, ठीक है ना। अतः यह एक विषम इलेक्ट्रॉन अणु की तरह व्यवहार करते हैं, बिल्कुल विषम इलेक्ट्रॉन ओड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड्स है। ठीक, द्विलक डाइमर होने पर यह अस्थाई N2O4 अणु में परिवर्तित हो जाती है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सम होती है, इसीलिए ये अनस्टेबल है और ये एक स्टेबल N2O4 में कन्वर्ट बदल जाता है। इसका शॉर्ट स्क्रीन ले या इसको नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है कि NH3 H बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है जबकि PH3 नहीं। क्यों ऐसा होता है कि NH3 हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है जबकि PH3 हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण नहीं करता है? आंसर ध्यान दीजिएगा कि नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है वह 3 होता है जबकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.1 होता है। दैट मीन्स नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, इसलिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से जुड़ने वाला बॉन्ड जो होता है पोलर होता है, ध्रुवीय प्रकृति के होता है। ध्रुवीय प्रकृति ध्रुवता जब ज्यादा होगी तो यह हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, जबकि फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें तो 2.1 होता है और हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.1 ही होता है। तो दोनों का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बराबर है तो ध्रुवण जो पोलैरिटी होगी वो क्या होगी? शून्य होगी, इसलिए वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं फॉर्म करते हैं। देखिए आंसर, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3 तथा हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.1 से काफी अधिक होने के कारण नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वह ध्रुवीय हो जाता है। ध्रुवीय हो जाता है माने इस पर निगेटिव तो इस पर पॉजिटिव, ध्रुवीय हो जाता है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में सक्षम होता है। जबकि PH3 में फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.1 तथा हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.1 बराबर होने के कारण पीएच हाइड्रोजन बॉन्ड ध्रुवीय नहीं होता है, इसलिए यह हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। स्पष्ट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PH3 की प्रकृति क्या है भाई? PH3 की प्रकृति क्या है? तो PH3 में जो फास्फोरस है, जो PH3 आपको दिखाई दे रहा है, इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये त्यागने के लिए एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास अवेलेबल है, उपलब्ध है, तो ये त्यागने के लिए जब जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, लोन पेयर होगा, तो वह लुईस क्षार की तरह व्यवहार करेगा। क्षार की अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो फास्फोनियम कंपाउंड बनाएगा। देखिए PH3 में फास्फोरस एटम पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए उपलब्ध होता है, देने के लिए उपलब्ध होता है, और जब जो देने के लिए उपलब्ध रखता है तो वो लेविस क्षार की तरह व्यवहार करता है, इसलिए अतः यह लेविस क्षार की भांति कार्य करती है तथा फास्फीन PH3 अम्ल के साथ क्रिया कर फास्फोनियम कंपाउंड बनाता है। मान लीजिए इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो क्षार है, लेविस क्षार है और HBr अम्ल ले लिया, तो जाहिर सी बात है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन त्याग के हाइड्रोजन को देके खींच लेगा, तब PH4 प्लस और Br पर माइनस फास्फोनियम ब्रोमाइड नाम हो जाएगा, तो फास्फोनियम साल्ट का निर्माण कर रहा है। इसको आप नोट करेंगे, इसका शॉर्ट स्क्रीन लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे।
तो बाबू मेरी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, जो हमने पहले इसका आंसर करा दिया है अच्छा से समझा करके, कि pH4 प्लस का बंद कोण pH3 से अधिक होता है क्यों। ये क्वेश्चन हमने आपकी कॉपी में करा दिया है थ्योरी के साथ, तो इसको नहीं बनवा रहा हूं मैं, और लंबा भी है लेकिन है बहुत आसान, आप कॉपी में इसका रिवीजन कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है जब H3PO3 को गर्म किया जाता है। H3PO3 हो या H3PO2 हो, दोनों को गर्म करेंगे ना, जब ये रहे या ये रहे, तो फास्फोरिक एसिड मतलब H3PO4 और PH3 का निर्माण होता है। तो क्या लिखेंगे स्टेटमेंट में यहाँ, कि जब H3PO3 को गर्म किया जाता है तो फास्फोरिक एसिड तथा PH3 का निर्माण होता है, और रिएक्शन को दिखा देना है। इसके जगह पर H3PO2 रहे तो भी मेन एकदम सेम प्रोडक्ट मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमने बनवा दिया है, ठीक है, रिवीजन कर सकते हैं। क्या होता है जब PCl5 को गर्म किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आपको बनवा दिया गया है। PCl5 को गर्म करने पर PCl3 तथा Cl2 में विघटित हो जाता है, टूट जाता है। PCl5 को गर्म किया, PCl3 Cl2 में विघटित हो जाएगा। क्यों होता है इसका सब कारण हमने लिखा दिया है, ठीक है ना, कि ये बॉन्ड बड़ा बड़ा होता है, इसको हिट करेंगे तो ये टूट जाएगा, Cl दो Cl अलग और ये PCl3 अलग हो जाता है, ठीक है। क्या होता है जब PCl5 को भारी जल का सूत्र, हेवी वाटर का सूत्र याद रखिएगा D2O होता है, के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, ठीक है। तो देखिए, तो इसमें क्या लिखिएगा आप स्टेटमेंट में, कि PCl5 की अभिक्रिया D2O के साथ कराया जाता है तो PuCl3 तथा DCl का निर्माण होता है। पुनः जल अपघटन कराने पर इसका क्या बनता है, D3PO4। जिस तरह से हम लोग PCl5 का जल अपघटन पढ़े हैं ना, आंशिक जल अपघटन और पूर्ण जल अपघटन, वहां से आप इसको समझ सकते हो। केवल आप H2 के जगह पर D2 रख देना है, हाइड्रोजन के जगह पर D रख देना है, आपका हो जाएगा ये। तो इतना आप नोट करिए, इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। मेरे बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान दीजिएगा आप। क्वेश्चन PCl3 नमी में मन मॉइस्चर में धूम का इंग्लिश होता है फ्यूम्स, उजला धुआं के जैसा क्यों देती है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। PCl3 नमी में माने H2O के साथ अभिक्रिया करके H3PO3 और ये HCl गैस मुक्त करती है। जो यही फ्यूम्स है, धुआं है, तो यहाँ पर नमी की उपस्थिति में PCl3 जल से अपघटित होकर HCl बनाता है। यह HCl धूम मतलब फ्यूम्स देता है। क्लियर, ध्यान रहे, रिएक्शन आपको ट्रिक के माध्यम से हम पढ़ाते बता दिए हैं। यदि इसको समझना है तो पीछे वाला जितना भी क्लासेज आपको पढ़ाया गया है पी ब्लॉक्स का, सबको प्लेलिस्ट से, यूट्यूब प्लेलिस्ट से जाकर के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीक्वेंस से पढ़िए, तब इस क्वेश्चन को बनाइए, मजा आएगा, पूरा एनर्जेटिक होइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, PCl5 की आकृति कैसी होती है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो PCl5 की आकृति ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिड होती है। कैसे होती है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है और मोनोवैलेंट एटम 5 है, 5 से भाग देंगे तो 5 आएगा, 5 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा। और जब sp3d होगा तो sp आएगा d, तो 3 गो है तो ट्राइगोनल, तो बिल्कुल हम ट्राइगोनल बना दिया है। और बाई पिरामिडल तो एक कोलिन ऊपर एक नीचे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों है ना, ये दोनों सेम है, समतुल्य है, जिसको एक्सियल बॉन्ड कहते हैं। इसकी संख्या 2 है, ये और ये। इसके बॉन्ड लेंथ की बात करें, बंध लंबाई की 240 पिकोमीटर होता है। ये जो बॉन्ड होता है त्रिकोणीय प्लेन में, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड कहलाता है, या इसको बोल सकते हैं नॉन एक्सियल बॉन्ड। इसकी संख्या 3 है, देख लो 1 2 3, ये डॉट डॉट से मिलाया गया है ताकि आप इमेजिनेशन कर सके इसका, ठीक है। इसके बॉन्ड लेंथ होती है 202 पिकोमीटर। इसको आप नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे हम। चलिए मेरे बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, कि वर्ग 15 के तत्वों का आईपी माने आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव वर्ग 16 ग्रुप 16 के तत्वों से अधिक होता है क्यों। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। ग्रुप 16 के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP3 होता है, और 15 के तत्वों का 16 के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP4 होता है। इसके p ऑर्बिटल की बात करें तो 3 बक्सा, और इसमें जब 3 बक्सा होगा
तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है तो एक एक भर जाएगा, माने पूरा फुल नहीं हुआ, हाफ फील्ड है। और इसमें P4 है तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पी ऑर्बिटल 3 4 है तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4, तो यहां पर ना फुल फील्ड है और ना ही हाफ फील्ड है, ये खाली है, ये खाली है और ये फुल है, ये खाली आधा, ये खाली, ये खाली, ठीक है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन वाला मतलब हाफ फील्ड है। और आपको पता है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल जो होते हैं स्टेबल होते हैं, और जब स्टेबल होगा तो उसे इलेक्ट्रॉन निकलना डिफिकल्ट होगा, इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, माने कि ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल लगेगा, ठीक है ना। तो यही लिखा गया है वर्ग 15 के तत्वों में अर्धपूर्ण भरे पी ऑर्बिटल्स, बिल्कुल ग्रुप 15 में आधा हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है। पी ऑर्बिटल्स अर्धपूर्ण भरे पी ऑर्बिटल्स के अधिक स्थायित्व के कारण इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि वर्ग 15 के तत्वों का आईपी का मान वर्ग 16 के तत्वों से अधिक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण बोर्ड लेवल क्वेश्चन, खूब पूछता है एग्जाम में, हर साल रहता है लगभग, कि H2O एक द्रव है जबकि H2S गैस, क्यों? ध्यान दीजिएगा, H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है, यही कारण है कि H2O एक द्रव है और H2S गैस। उसी बात को लिखा गया H2O में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है जबकि H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड अनुपस्थित होते हैं, यही कारण है कि H2O एक द्रव है जबकि H2S गैस। इसको आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए या नोट करें अपने नोटबुक में, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, नोट करें। चलिए मेरे बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सब, ध्यान दीजिएगा कि क्या PCl5 के पांचों अबंध समतुल्य होते हैं? अपने उत्तर की पुष्टि करें। सबसे पहले PCl5 का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि PCl5 का स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, यही ना होता है, ट्राइगोनल आइए बाइपिरामिडल। इसमें दो बॉन्ड समान होते हैं, 3 बॉन्ड इसमें जो होता है इक्वेटोरियल होता है जो एक दूसरे के एकदम सेम है। नेक्स्ट 2 जो बॉन्ड एक्सियल है ये इससे अलग है, ठीक है ना, ये बड़ा है बॉन्ड ये छोटा है, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर होता है। तो PCl5 की आकृति ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है, इसमें 3 इक्वेटोरियल पी सिंगल बॉन्ड Cl बॉन्ड समान होती है। देखो 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड PCl ये तीनों का बॉन्ड लेंथ सेम होती है, समान होती है, परंतु 2 मतलब ये और ये एक्सियल बॉन्ड माने एक्सियल बॉन्ड ये दोनों है PCl, ठीक है ना, इससे क्या है भिन्न होते हैं, इससे क्या होते हैं भिन्न होते हैं तथा इक्वेटोरियल बॉन्ड्स से बड़े होते हैं। ये जो होता है ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है, इससे ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है ना। तो ये पांचों बॉन्ड सेम नहीं होता है, PCl5 के पांचों अबंध समतुल्य नहीं होते हैं ओवरऑल, इसको नोट कर लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है H2S H2TE की अपेक्षा कम अम्लीय होता है क्यों? ये क्वेश्चन हमने बनवा दिया है, लेकिन मैं फिर यहाँ पर लिख करके आपको याद दिला दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बनवा दिया गया, आपको यहीं पर आंसर कर लेना है, अच्छा से वीडियो देख करके आप बना सकते हैं, नोट करिए इसको। चलिए मेरे बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है, वर्ग 16 के तत्वों के हाइड्राइड के तापीय थर्मल स्टेबिलिटी का क्रम क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, जाहिर सी बात है बढ़ेगा। जब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो परमाणु का आकार बढ़ेगा, और जब परमाणु का आकार बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो आसानी से टूट जाएगा, तो अस्थायित्व घटेगा। वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो अस्थायित्व क्या होगा घटेगा। तो देखिए वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के कारण बंध वियोजन एंथैल्पी माने बॉन्ड एनर्जी कम होती जाती है। अतः हाइड्राइड्स का थर्मल स्टेबिलिटी मतलब तापीय अस्थायित्व निम्न होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल H2 तब H2S तब H2Se तब H2TE तब H2PO, तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। नेक्स्ट बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि सफेद फास्फोरस अधिक क्रियाशील होता है, ये हम जिक्र किए हैं जब पढ़ाए आपको, तो एलोट्रॉप ऑफ फास्फोरस, लेकिन लाल फास्फोरस नहीं, क्यों? तो आपको पता है कि जो व्हाइट फास्फोरस होता है उसका स्ट्रक्चर ये होता है,
यूं होता है, इसके बीच का एंगल 60 डिग्री होता है, और जो रेड फास्फोरस होता है उसका स्ट्रक्चर यूं होता है। ठीक है, इस तरह से जुड़ते जाता है, तो इसका बॉन्ड एंगल जो होता है इससे ज्यादा होता है। तो यहाँ पर तनाव ज्यादा है, व्हाइट फास्फोरस में 60 डिग्री एंगल है, तो तनाव ज्यादा है, माने विकृति ज्यादा है, जिसकी वजह से ये अधिक क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है। तो वही चीज लिखा है, सफेद फास्फोरस अधिक क्रियाशील होता है लेकिन लाल फास्फोरस नहीं, क्यों? तो इसका आंसर है सफेद फास्फोरस 60 डिग्री पर पी सिंगल वन पी पी, देखो पी 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 60 डिग्री है, ठीक है ना, पर पी 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 बाउंड एंगल विकृति के कारण, तनाव के, टॉर्सनल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन के कारण अधिक क्रियाशील होता है। लाल फास्फोरस का पॉलीमेरिक मतलब ये संरचना जुड़ते चला जाता है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर के समान होता है, चेन के कारण अधिक अस्थायी होता है। इसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है, इसको नोट करिए, इसके आगे चर्चा करते हैं मेरे बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन और 29 नंबर है, सफेद फास्फोरस अणु के लिए निम्न को लिखिए, ठीक है ना। पहला है फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था। सफेद फास्फोरस की बात करें तो P4 होता है, और इसका स्ट्रक्चर आपको पता है कि ऐसे होता है, सब विद्यार्थियों को पता है कि इसका स्ट्रक्चर ये होता है। तो फास्फोरस का जो ऑक्सीकरण अवस्था होता है वह 0 होता है। फास्फोरस की संयोजकता, बॉन्ड बनाने की क्षमता, देखो एक फास्फोरस कितना बॉन्ड बनाया है, 1 2 3 बॉन्ड बनाया है। इसका भी आंसर हो जाएगा बंधों की कुल संख्या। तो बॉन्ड के कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 है। बंद क्रम माने बॉन्ड ऑर्डर, फास्फोरस के बीच कौन बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, डबल बॉन्ड रहता तो 2 होता, ट्रिपल बॉन्ड रहता तो 3 होता बॉन्ड ऑर्डर। स्पष्ट ना? चलिए नेक्स्ट है बंद कोण, इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है आपको पता है 60 डिग्री होता है। नेक्स्ट है ज्यामिति, चतुष्फलक होता है, टेट्राहेड्रल होता है। तो आंसर यहाँ पर मेंशन कर दे रहा है कि ए फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है क्या होती है, वह 0 होती है। चलिए बी में कह रहा फास्फोरस की संयोजकता माने कितना बॉन्ड बनाया है, 1 2 3 बनाया तो 3। सी में पूछ रहा है बंधों की कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 1 6 है। चलिए भाई नेक्स्ट बंद क्रम 1 होगा। नेक्स्ट ई में क्या पूछ रहा है हमसे, बंद कोण, तो 60 डिग्री होगा भाई। ए में पूछ रहा है ज्यामिति, तो टेट्राहेड्रल होता है, हिंदी होता है चतुष्फलक। चतुष्फलक इसको नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं और लास्ट करते हैं क्लास को। मेरे बाबू लास्ट क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इसमें कि ऑक्सीजन फैमिली का कौन सा हाइड्राइड न्यूनतम कौन थना रखता है। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हमें बताया है कि सबसे ज्यादा ये गैसीय रूप में होता है H2S, इसलिए आंसर आपका H2S होगा। इसका जो क्वांथनांक होता है बहुत कम होता है, न्यूनतम होता है अपने हाइड्राइड ऑक्सीजन फैमिली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट, कि संतुलित समीकरण लिखिए जब NH3 को किस में बाबू घोलते हैं, जल में घोलते हैं, जब NH3 को HCl में घोलते हैं, जब NH3 को जलीय CO2 में घोलते हैं। ध्यान दीजिएगा आंसर, जल में घोलते हैं किसको, तो NH3 को, माने जल के साथ अभिक्रिया। तो ध्यान दीजिएगा ये बनाता है NH4, ठीक है ना, OH, NH4OH। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा जब इसमें इसको घुलाते हैं तो ये NH3 और H2, या इसको लिख सकते हो NH4OH में ये घुल जाता है, पॉजिटिव निगेटिव अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये अभिक्रिया बहुत कम होती है, ये अभिक्रिया फिर इधर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। स्पष्ट ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्या है, HCl में घोलते हैं, एकदम आसान है, लोन पेयर है, ठीक है ना, और ये एसिड है, ये बेस है, और ये एसिड। जैसे हम लोग PH3 की अभिक्रिया किसके साथ कराए थे, HBr के साथ कराए थे, तो वही NH3 लिविस है, बेस है, और HCl क्या है, तो मेरे बाबू ये एसिड है। तो एसिड बेस रिएक्शन साल्ट बनेगा, अमोनियम साल्ट बनेगा, दैट मींस NH4Cl बनेगा। ये क्या होगा, जलीय है, ठीक है ना, एक्वस होगा, लिक्विड फेज में होगा, चूंकि यहाँ एक्वस है। नेक्स्ट क्या है कि जलीय CO2 में घोलते हैं, जलीय CO2 में घोलते हैं माने NH3 एक्वस, और जलीय कह दिया है तो H2 और
क्या बोला है, CO2 माने CO2, इसमें मॉइस्चर आ जाएगा, पानी से ले लेगा तो क्या हो जाएगा एक्वस। एक्वस मतलब होता है जलीय। तो ये बनाता है NH4, ठीक है ना, HCO3, ये दोनों मिल करके एसिड बनाता है H2CO3। तो ये एसिड, ये बेस साल्ट बना दिया, ठीक है, अमोनियम बाइकार्बोनेट बन गया। इसको सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस कहते हैं, सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। चलिए आज का क्लास यहीं पर हम स्टॉप करेंगे। बहुत सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखे, आई होप कि कहीं से क्वेश्चन आएगा तो आपके नोट्स से बाहर नहीं जाएगा। चलिए बहुत ज्यादा समय ले लिया हम, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, धन्यवाद।